Hello and namaskar everyone. This is Jagdish Chandra Jangid, your JJ sir, and today we are going to discuss about the various important aspects of your UPSC preparation और डेली करंट अफेयर्स में दोस्तों आज बहुत ही महत्वपूर्ण अंश हम डिस्कस करने वाले हैं। आज दिनांक है 22 मई। आज बात करने वाले हम विश्व जल मंच, तत्पश्चात SBSTTA क्या है यह निकाय, कैसे यह साइंटिफिक और टेक्निकल एडवाइस देने के लिए एक सहायक निकाय के रूप में उभर रहा है। विल अंडरस्टैंड द बेसिक फेसेट्स ऑफ द सेम। इसके उपरांत हम बात करने वाले हैं नगलेरिया फाउलरी के बारे में। नगलेरिया फाउलरी जो है दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण रूप से जो है आपके पास स्पीसीज अगेन इन द न्यूज। शुक्र पे जल के रहस्य की जानकारी लेंगे और स्विट्जरलैंड पे चल रही शांति वार्ता को समझने की कोशिश करने वाले हैं। आप इस टेलीग्राम हैंडल जगदीश जांगड़ सर PW इस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। इस बारकोड को स्कैन करके भी आप ग्रुप में डायरेक्ट एंट्री प्राप्त कर पाएंगे और क्लास की PDF सारांश समरी जो है डाउनलोड कर पाएंगे। 2 मई के ऑल इंडिया ओपन प्रीलिम्स मॉक टेस्ट के लिए तैयार रहें। GS और CSAT के ये टेस्ट आप ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों माध्यम से दे पाएंगे और सेंटर्स पे अगर आपको एग्जाम लिखना है तो उसके फ्री रजिस्ट्रेशन का लिंक भी हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। अब क्लास को शुरू करने से पहले एक बहुत ही बेसिक सा रिक्वेस्ट, प्लीज इंक्रीज द वॉल्यूम, है ना। कई बच्चों को है कि सर थोड़ा वॉल्यूम सही नहीं आ रहा है, तो आप प्लीज वॉल्यूम को जो है 100 या 150 के आसपास में करके सुनिएगा। माइट बी और इसका लर्निंग एक्सपीरियंस आपको नेक्स्ट क्लास में 23 तारीख के उपरांत बेहतर मिलने वाला है। गोस विदाउट सेइंग, आज के आर्टिकल की हम लोग शुरुआत कर देते हैं। सबसे पहला आर्टिकल है पर्यावरण व जैव विविधता से रिलेटेड है दोस्तों ये। और इस आर्टिकल में जहाँ पे हम पर्यावरण और जैव विविधता की बात कर रहे हैं, 10वें विश्व जल मंच के ऊपर हम लोगों का चर्चा का विषय रहने वाला है 10th वर्ल्ड वाटर फोरम। देखिए कहाँ हो रहा है, बाली इंडोनेशिया के अंतर्गत हो रहा है। अब इसमें भी सीखने और समझने की कुछ महत्वपूर्ण चीजें हैं। सबसे पहले बताना चाहूंगा कि वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट आई थी अभी हाल ही में, साझा समृद्धि के लिए जल, है ना, वाटर फॉर द शेड और द कॉमन ग्रोथ। और इसमें इंडोनेशिया के बाली में 10वें विश्व जल मंच पर जो है वर्ल्ड बैंक ने इस रिपोर्ट को जारी किया है। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको वर्ल्ड वाटर फोरम पता होना चाहिए। वर्ल्ड वाटर फोरम पे ही जो है वर्ल्ड बैंक ने इस रिपोर्ट को जारी किया है और यहाँ पे अपनी श्रृंखला में ये 10वां विश्व जल मंच है, 10th वर्ल्ड वाटर फोरम है दोस्तों। 10वीं बार ये संस्करण चल रहा है। वाटर फॉर द शेड प्रॉस्पेरिटी की बात की जा रही है। 18 से 25 मई तक यह चलने वाला है। 25 मई को यह कंक्लूड हो जाएगा। फिर जनसंख्या वृद्धि, शहरीकरण, जलवायु परिवर्तन, इन जैसे कारकों के कारण जल संसाधन और सेवाओं तक पहुंच में बढ़ते अंतर को रेखांकित किया जा सकता है। ठीक है, सो काफी देखिए, पानी जो है ना आपके पास में वो एक महत्वपूर्ण संसाधन है और इसका ध्यान, इसका संज्ञान हम सभी को है। पर अब जब हम बात करते हैं कि जल जैसे निकाय को अगर जैसे संसाधन को अगर हम अच्छे से उचित तरीके से प्रयोग नहीं करेंगे तो भविष्य में सारे उद्योग, सारे कृषि, यही नहीं जनसंख्या की जो आवश्यक डिमांड होती है वह प्रभावित हो सकती है। और ये कहा जाता है कि अगला विश्व युद्ध जो है वो संसाधनों पे होगा, तो उसमें प्रमुख संसाधन जल रहने वाला है। तो 2022 में लगभग 2.2 मिलियन लोगों के पास सुरक्षित रूप से प्रबंधित पेयजल की सेवाओं की पहुंच नहीं थी, जबकि लगभग 3.5 बिलियन लोगों के पास सुरक्षित रूप से प्रबंधित स्वच्छ जल की पहुंच नहीं थी आपके पास में। तो आप देखिए 2 से 3 लोगों के पास में पीने का पानी हो, आपके पास में हाइजीन या क्लीन वाटर हो, आपके पास में ये अवेलेबल ही नहीं है, राइट। और कई एरियाज तो ऐसे पानी इतना कम है, 800 मिलियन से ज्यादा लोग तो सूखे से ग्रसित एरिया में रह रहे हैं आपके पास में, है ना। और इससे भी 2 गुना ज्यादा संख्या जो लोग हैं वो बाढ़ प्रवण क्षेत्रों में रह रहे हैं, मतलब फ्लड प्रोन एरियाज में रह रहे हैं। कभी भी फ्लड आ सकती है, कभी भी बाढ़ आ सकती है। मतलब या तो अतिवृष्टि से मर रहे हैं या अनावृष्टि से मर रहे हैं, कहीं सूखा है तो कहीं बाढ़ है। कम आय वाले क्षेत्र स्पेसिफिक देखा जाए आपके पास में, तो वहां भी मिलियंस ऑफ द लोग हैं जिनके पास में सेफ ड्रिंकिंग वाटर, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर की पहुंच ही नहीं है दोस्तों। यहाँ पे सबसे ज्यादा जो प्रभावित एरिया है वो है कम आय वाले देश, और कम आय वाले देशों में भी जो ग्रामीण एरिया है वो सबसे ज्यादा पिछला है। पिछड़े 2 दशकों में जो है काफी हद तक वहां पे कुछ ज्यादा चेंज नहीं हो पाया है वाटर, क्लीननेस, सैनिटेशन को लेकर के।
आप आएंगे अफ्रीका, अफ्रीका का जो उत्तरी भाग है जिसको हम लोग साहिल क्षेत्र कहते हैं, या फिर दक्षिण पूर्वी अफ्रीका वाला भाग है जो कि अगेन थोड़ा बहुत एरिड रीजन है। दक्षिण और मध्य एशिया वाले क्षेत्र हैं, ये सबसे हॉटस्पॉट है जहाँ पे वाटर से रिलेटेड जो टेंशन्स हैं, है ना, वाटर से रिलेटेड जो संकट है वो सबसे ज्यादा अनुभव किए जा सकते हैं। आप बात कर लीजिए अफ्रीका की, अफ्रीका में जो है कॉन्गो लोकतांत्रिक गणराज्य है ना, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। अब वहां पे अफ्रीका के कुल जन संसाधन, जैसे अफ्रीका इतना बड़ा है उसमें से कॉन्गो मात्र इतना सा है, अफ्रीका के कुल जन संसाधनों का लगभग 50% से भी ज्यादा हिस्सा मात्र एक देश के पास, बाकी सारे देशों के पास में जो है 50% हिस्सा फैला हुआ है। तो सोचने की बात है या नहीं, ये सोचो कि कहीं संसाधन अधिक तो कहीं संसाधन बिल्कुल कम है, कि बच्चे जो हैं उनके पास में, बुजुर्ग जो हैं, ग्रामीण जो हैं, गरीब जो हैं, उनके पास में अच्छा स्वच्छ पानी नहीं है पीने के लिए। और विश्व जल मंच जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा जल संबंधी आयोजन है, इससे बड़ा और कोई आयोजन नहीं होता है दोस्तों। विश्व जल परिषद भी जो है ना, वर्ल्ड वाटर काउंसिल भी जो है इसी के द्वारा ही स्थापित की जाती हैं, और काउंसिल की मीटिंग्स होती हैं, यहाँ नीति निर्माता हो, चाहे व्यवसायी हो, चाहे एनजीओ के लोग हो, वो सब यहाँ पे आकर के बातचीत करते हैं। मतलब गवर्नमेंट, एनजीओज और आपके प्राइवेट सेक्टर, ये सब लोग मिल करके एक मिशन के रूप में अवेयरनेस को बढ़ाने को लेकर के, या पॉलिटिकल कमिटमेंट दिखाने के लिए कि नहीं सर हम इसमें नीति निर्माण करेंगे, नीति में परिवर्तन लाएंगे और महत्वपूर्ण जल मुद्दों पे कार्यवाही करने वाले। याद रखना कि ये फोरम जो है हर 3 वर्षों में शुरू किया जाता है। जैसे अभी 2024 की हम लोग बात कर रहे हैं सर जी, ये 10वां विश्व जल मंच है, ठीक है ना। हर 3 साल में आयोजित होने वाला यह जो मंच है उसका पहला फोरम 1997 में मैराकेस मोरक्को के अंतर्गत आयोजित हुआ था। 1997 से लेकर के अब तक लगभग अगर आप देखने की कोशिश करेंगे, चेष्टा करेंगे, तो 2007, 17 और लगभग 27 सालों का समय गैप इसमें रहा है मित्रों। और अब हर तीसरे साल के अनुसार यह 10वां 10th जो है आपके पास में हो रहा है। अब आप कहोगे सर 27 सालों में 10वां कैसे हुआ, है ना। भाई पहला तो पहले ही साल हो गया, फिर तीसरे साल हुआ, राइट, इसमें 3 का पहाड़ा मत लगा लेना, है ना। चलो तो यह याद होना चाहिए, 1997 1997 से शुरू हुआ था। अब इसी के अंतर्गत जो है अगर गवर्नमेंट के लोग, है ना, प्राइवेट इंडस्ट्री के लोग, एनजीओ के लोग, है ना, बड़े बड़े लोग साथ में आकर के बैठ जाएंगे, एक काउंसिल, एक परिषद का निर्माण करेंगे, ठीक है ना, जो नीति निर्माण के ऊपर जागरूकता को बढ़ाएगी। ये अंतर्राष्ट्रीय बहुहितधारक मंच है, इंटरनेशनल मल्टी स्टेक होल्डर फोरम है। मल्टी स्टेक होल्डर मतलब कई हितधारक है, सरकार हो सकती हैं, एनजीओस हो सकते हैं, कंपनीज हो सकती हैं, है ना। सो विश्व जल परिषद की स्थापना कब हुई, याद करो कि ये फोरम की स्थापना कब हुई सर, 97 में। उससे पहले 1996 में जो है इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों। आपके पास में संयुक्त राष्ट्र हैं, इंटरनेशनल जो आपके इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, प्राइवेट क्षेत्र, सरकार, शैक्षणिक संस्थान, नागरिक समाज समूह जिसको हम लोग कहते हैं सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन, ये सारे इसमें आ जाते हैं साथ के साथ, ठीक है। अब मिशन क्या है कि सर हम जो बड़े से बड़े निर्णय ले आपके पास में, वह क्या हो निर्णय आपके पास में, जल के मुद्दे जो महत्वपूर्ण हो वो सतत हो, वो सबके लिए सही हो, है ना। जल सुरक्षा, वाटर सिक्योरिटी, अनुकूलन, क्लाइमेट एडेप्टेशन, स्थिरता, स्टेबिलिटी, सस्टेनेबिलिटी जैसे राजनीतिक आयामों पर यह ध्यान केंद्रित करता है। ये समझ में आया। अब आप कहोगे गुरुवर इसमें तो कुछ फैक्ट्स हैं वो हमें पता है, पर सर इसको मेंस में कैसे यूज करेंगे, बोल बच्चन करने में यूज करोगे, कहाँ बोल बच्चन करना है तुमको इस चीज को लेकर के, है ना। दिखावा करना जरूरी है मेंस के अंदर के भाई मुझे इतना ज्ञान है ना। और दिखावा कैसे करोगे, लिख के। और वो लिख के दिखावा करने के लिए पहले तुम्हें कम से कम 5-10 प्रैक्टिस होनी चाहिए कि सर क्या क्या समस्याएं हैं, है ना। 1996 के काउंसिल से लेकर 1997 के फोरम से लेकर के अभी जो 10वां फोरम हो रहा है, क्या मुद्दा है, कैसे बिलियंस ऑफ द लोगों के पास पेयजल सेवाएं ही नहीं पहुंच रही हैं, उनके पास सुरक्षित स्वच्छ जल नहीं पहुंच रहा है, कई 800 मिलियन आबादी सूखे में रह रही है, तो इससे भी 2 गुना मतलब 1600 मिलियन आबादी जो है बाढ़ ग्रसित एरिया में रह रही है, समझ रहे हो। सो आपको जब भी जल से संबंधित, और आएगा पक्का आएगा, क्योंकि पानी जो एक ऐसा विषय है ना, वह स्टेट के बीच में, सेंटर और स्टेट के बीच में, कंट्रीज के बीच में फाइट डलवाने वाला है आने वाले भविष्य में, आप देखेंगे बहुत ही सीमित संसाधन है ना। तो इन एरियाज का आप एग्जाम्पल दे सकते हैं, अफ्रीका का एग्जाम्पल दे सकते हैं कि कैसे जो है असमान तरीके से संसाधनों का आवंटन हुआ है। आर वी क्लियर ऑन दिस पॉइंट, ठीक है, आगे बढ़े दोस्तों। समझ में आया कि नहीं, एक बार कमेंट कर दो यार,
है ना। देखो ये क्योंकि वीडियो लाइव नहीं है, रिकॉर्डेड है, तो आई डू नॉट नो कितना समझ में आ रहा है, बट मेरी कोशिश पूरी रहेगी कि आपको ये टॉपिक जो है वो सारे के सारे अच्छे से समझ आ जाए। अब दोस्तों एक छोटा सा पॉइंट और समझा दूं आपको, देखो डरना मत। क्यों? क्योंकि ये ऐसे पॉइंटर्स जो होते हैं ना, लोग सीधे स्किप कर जाते हैं, वीडियो को आगे जाएंगे, पर स्किप मत करना, अच्छे से सुनना है इसको। क्यों? क्योंकि एक टीचर, सही टीचर वही जो कलिष्ठ सब्जेक्ट को भी सिंप्लीफाइड करके समझा दे। मैं मेरी चेष्टा करता हूं, आप अभ्यर्थी और विद्यार्थी की तरह आपकी चेष्टा कीजिएगा, आपका भी एक प्रयास रहे, तो हम दोनों के प्रयास से ये टॉपिक सिंपल हो जाएगा। देखो सुनो अब इसको, यहाँ पे इंडियन एक्सप्रेस का ये आर्टिकल है, विभा वार्ष्णेय ने लिखा है, बहुत ही अच्छी लेखिका है। ये लिखते हैं रोड टू सीओपी 16, कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज 16 होने वाली है। किसकी होने वाली है? सीबीडी की, कन्वेंशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, आप सभी को पता है ना, उसके बारे में। अगर नहीं पता है तो इसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन बता दूं कि अर्थ समिट के बाद में बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के लिए लेकर के एक सम्मेलन हुआ था, एक कन्वेंशन हुआ था, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, जैव विविधता को लेकर के। अब 16वीं जो है इसकी मीटिंग होने वाली है, और इसकी बायोलॉजिकल डाइवर्सिटीज की किसकी मीटिंग होने वाली है? साइंटिफिक जो बॉडी है, जो वैज्ञानिक सलाहकार बॉडी है, वो मिलने वाली है ना। साइंटिफिक बॉडी एंड्स मीट विद द रिकमेंडेशंस एंड द की इश्यू। तो सीबीडी 1991, इसकी साइंटिफिक बॉडी की 16वीं मीटिंग हुई, और उसके उपरांत इन्होंने कुछ डूज और डोंट्स और कुछ जो है बोल बच्चन लिख करके दिए। अब सोचो इसका मैं क्या यूज करूं? इन भैया को नहीं जानता, इन बहना को नहीं जानता, इन सर जी को नहीं जानता। अब देखो इसका यूज कहाँ आएगा? तुम्हें बोल बच्चन करना पड़े मेंस में कि कैसे हम राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जैव विविधता के अंतर्गत वैज्ञानिक हस्तक्षेप कर सकते हैं, सस्टेनेबल सतत रूप से जो है हम इसके लिए कार्य कर सकते हैं। उस समय यह कार्य आएगा आपके पास में। मैं बता दूं पहले ही आपको, क्योंकि ये जो रिकमेंडेशन कितना रटोगे भाई, तुम्हें बस एक पैराग्राफ, दो पैराग्राफ बहुत ही सॉलिड लिख पाओ, ये तैयारी करो। क्योंकि एग्जाम में कितना लिख पाओगे सोचो ना, ये सोचो अभी तुम मेंस में हो और मैंने तुम्हें ये प्रश्न पूछा है जहां पे तुम्हें बोल बच्चन करना है जलवायु को लेकर के, जैव विविधता को लेकर के, अपने मन से लिखोगे? टीप के लिख नहीं सकते वहां पे। तो क्या करेगा भाई? है। तो सब पहले से कुछ बिंदु पता हो जो विश्व मंच पे बहुत ही महत्वपूर्ण है और जो प्रखर है, एट द सेम टाइम क्रेडिबिलिटी बहुत ही आई है, जैसे सीबीडी की साइंटिफिक बॉडी, अब कन्वेंशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी की साइंटिफिक बॉडी, वैज्ञानिक परिषद जो है, वैज्ञानिक निकाय, अगर वो लोग कुछ रिकमेंडेशन दे रहे हैं, और वही रिकमेंडेशन मेरे प्यारे अगर तुम कॉपी में लिख के आ गए, तो वहां प्रोफेसर साहब कितने खुश हो जाएंगे, समझे? हाँ, यही बात बताना था। एसबीएस टीटीए आपको जानना है। आइए जानते हैं कि सर जैव विविधता का जो कन्वेंशन है, ठीक है ना, इसकी वैज्ञानिक तकनीकी सलाहकार सहायक निकाय जो है एसबीएस टीटीए 2026 की, इसकी 26वीं मीटिंग अभी बैठक नैरोबी केन्या में आयोजित हुई है। पहला तो फैक्ट पूछ लेगा, पहला क्या पूछ लेगा? फैक्ट पूछ लेगा आपके पास में, ठीक है ना। तो जब इस तरह के फैक्ट पूछ लिए जाएं आपके पास में कि सर इसकी मीटिंग कहाँ पे हुई है, तो केन्या नैरोबी में हुई है 26वीं मीटिंग। आपको मैं बताना चाहूंगा कि इसका साइंटिफिक बॉडी का गठन कैसे किया जाता है, कि जो आपका कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, जैव विविधता पे कन्वेंशन है, उसके आर्टिकल 25 के अंतर्गत जो है इस साइंटिफिक बॉडी का निर्माण किया जाता है ना। ये ओपन एंडेड इंटर गवर्नमेंटल साइंटिफिक एडवाइजरी बॉडी है ना। ओपन एंडेड का क्या मतलब हुआ आपके पास में? जब भी कोई चीज ओपन एंडेड होती है, मतलब कोई भी, जैसे कल की तारीख में तुम विज्ञान में, एनवायरनमेंट में, बायोडाइवर्सिटी में रिसर्च करो, जैसे सपोज इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, बीएचयू, डीयू, जेएनयू, तुमको अच्छा लगे, तुम भी इनकी वेबसाइट पे जाकर के अपने आर्टिकल, अपनी रिसर्च, अपनी फाइंडिंग, अपनी रिकमेंडेशन शेयर कर सकते हो। अब उनको सही लगेगा तो उसे अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय मंच पे लेके आएंगे, उसको नीति निर्माण में प्रयोग करेंगे, और आप देखेंगे जैसा आपने सोचा था वैसे ही मॉडल पे सरकार कल काम कर सकती है। सो ये ओपन एंडेड है, इंटर गवर्नमेंटल है, मतलब एक सरकार ही नहीं, कई अन्य अन्य सरकारों की तरफ से जो वैज्ञानिक जो तकनीकी राय है, सलाह है, वो मांगी जाती है, और फिर इनके अंदर जो जो मेंबर्स हैं उनकी मीटिंग होती है, उसको कहा गया सीओपी, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, ठीक है ना। सो यह सलाहकार निकाय और सीबीडी की कॉन्फ्रेंस जो होती है, जिसमें सारे लोग, सारे मेंबर, सारे पार्टीज यहाँ पे आते हैं, उसे सीओपी कहा गया। और अन्य सहायक निकायों को कन्वेंशन के क्रियान्वयन से संबंधित सलाह प्रदान करता है कि कैसे हम, ये सीबीडी कन्वेंशन तो हमने लिया है ना, पर जैव विविधता के संरक्षण से रिलेटेड जो ये कन्वेंशन है, इसे लागू कैसे करेंगे, है ना। तो आकलन पहले पता हो, जैव विविधता के अंतर्गत क्या बदलाव आ रहे हैं, क्या सही है, क्या गलत है, और कन्वेंशन के प्रावधानों के अनुसार किए गए उपायों को यहाँ पे इवेल्युएट किया जाएगा, है ना। तो सीओपी भी आपको पता होना चाहिए। अब सीबीडी आपको पता है कि नहीं पता है?
यूनाइटेड नेशन सीबीडी पूरा लिखा जाता है, यूएन सीबीडी, जैव विविधता सम्मेलन, है ना। ये बहुपक्षीय संधि है, मल्टीलेटरल एग्रीमेंट है दोस्तों आपके पास में। अब इसमें भी क्या होता है कि जैव विविधता के संरक्षण की बात की जाती है, और यहाँ पे कहीं न कहीं स्थायी उपाय सुनिश्चित करने कि आप खाली फायर फाइट ना करो, आप इस तरह के उपाय सोचिए जो उपाय भविष्य के अंदर आने वाले शताब्दी के अंदर बेहतरीन तरीके से जैव विविधता का संरक्षण कर पाए। यही नहीं, आनुवांशिक संसाधन जेनेटिक रिसोर्सेज का भी अगर हमको यूज करना है तो कैसे हम उसे जो है जस्टिसेबल वे में उसको डिवाइड कर सकते हैं सारे लोगों में, उचित बंटवारा कैसे हो। अब पता होना चाहिए कि अर्थ समिट के उपरांत सीबीडी जो है 5 जून 1992 1992 को रियो समिट, है ना, रियो अर्थ समिट हुआ था, शिखर सम्मेलन, उसके दौरान हस्ताक्षरित किया गया था आपके पास में। और आधिकारिक तौर पर यह लागू कब हुआ? 1993 में लागू हुआ 29 दिसंबर को। तो सीबीडी की बेसिक जानकारी हमने पढ़ी है, इसके तकनीकी परिषद को हमने जानकारी में लिया है। अब यहाँ पे इस साइंटिफिक एडवाइजरी काउंसिल के ऊपर जो अगर क्वेश्चन आ जाए, सीबीडी पे क्वेश्चन आ जाए, तो आपको पता होने चाहिए। बेसिक्स ही हैं आपके पास में, कैसे जैव विविधता को बेहतर करना, प्रजातियों का संरक्षण, आनुवंशिक संसाधनों को संरक्षण करना है, उनके हैबिटेट, उसके आवास के संरक्षण की यह बात करता है आपके पास में, इत्यादि इत्यादि। ठीक है। अब सीबीडी के बारे में एक इंटरेस्टिंग फैक्ट, सारे कंट्रीज ने इसको हस्ताक्षर किया, अनुमोदित किया है, सिवाय यूएसए के। यूएसए ने अभी तक सीबीडी को अनुमोदित नहीं किया, दुनिया का एकमात्र देश जो बार बार ह्यूमन राइट, एनवायरमेंटल कंसर्न्स उठाता रहता है, पर ये देश ने भाई अभी तक सीबीडी को शाइन ही नहीं किया, उसका अनुमोदन ही नहीं किया है आपके पास में, है ना। भाई पारिस्थितिकी तंत्र की सबसे ज्यादा बैंड तो यही बजाएंगे फिर, क्योंकि ये तो कह देंगे भाई हम सीबीडी के मेंबर ही नहीं है, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी कन्वेंशन के मेंबर ही नहीं है आपके पास में। ठीक है। सो सीबीडी के अंतर्गत काफी सारे अलग अलग निकाय हैं निर्णय लेने के लिए, है ना, प्राथमिकता निर्धारित करते हैं, समीक्षा करते हैं, योजनाएं बनाते हैं आपके पास में। और यहाँ पे जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी है उसकी हर 2 साल में एक मीटिंग होती है, ये याद रखेंगे। इसी के अंतर्गत कई निर्णय लिए गए, जैसे जैव सुरक्षा के लिए, है ना, नागोया प्रोटोकॉल है, कार्टाजीना प्रोटोकॉल है, आनुवांशिक संसाधनों को बेसिकली जो है कैसे यूज किया जा सकता है। तो नागोया प्रोटोकॉल और कार्टाजीना प्रोटोकॉल ये दोनों ही एक दूसरे के पूरक समझौते हैं जो कन्वेंशन के उद्देश्यों को आगे बढ़ाते हैं। आज कमेंट करके बताएंगे, मैंने टेलीग्राम पे लिखा भी है, नागोया प्रोटोकॉल क्या है, कार्टाजीना प्रोटोकॉल क्या है, जाके पढ़ो, टेलीग्राम पे डाले इन्फॉर्मेशन और कमेंट करके बताओ अगर पता है तो। ठीक है। अब सीओपी 16 जो है वो कोलंबिया के शहर में होने वाला है, कौन से शहर में होने वाला है? कैली में होने वाला है। ठीक है ना, अक्टूबर नवंबर में यह आयोजित होगा, कन्वेंशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को लेकर के। अगली इंफॉर्मेशन है दोस्तों, नगलेरिया फाउलरी। नगलेरिया फाउलरी क्या है दोस्तों? आपके पास में अमीबा है। क्या है? अमीबा, है ना। और ये जो अमीबा है यह ब्रेन ईटिंग अमीबा है, और इसके कारण एक बच्चे की अभी मृत्यु भी देखने को मिली है। ठीक है ना। सो प्राइमरी एमोबिक जो है आपके पास में मैनिंगो एनसेफेलाइटिस, एक रेयर ब्रेन इन्फेक्शन है दोस्तों, जिसको पीएएम लिखा जाता है। और ये किस कारण हुआ? अमीबा के कारण। नेग्लीरिया फॉलेरी एक अमीबा है, उसके कारण हुआ आपके पास में, और एक डेडली डिजीज भी है, ब्रेन ईटिंग डिजीज भी कहा जाता है इसको। ठीक है। अब नेग्लीरिया फाउलेरी जो है दिमाग खाने वाला अमीबा जो है आपके पास में, बहुत ही दुर्लभ संक्रमण देखने को मिलता है, पीएम। ठीक है ना। इसका इलाज जो है करा रही 5 वर्षीय लड़की की जो है विकम मृत्यु हो जाती है। ये ऐसा होता है कुछ अमीबा देखने में। नगलीरिया फाउलेरी याद रखोगे कि नहीं रखोगे? है ना, दिमाग खाने वाला अमीबा। तुम्हारे भी कोई कई दोस्त होंगे, मेरे भी कई दोस्त हैं, है ना। बट भगवान की दया से जो है अभी तक जीवन चल रहा है। तो दिमाग खाने वाले ये अमीबा है नगलेरिया फाउलरी। तो एक एकल कोशिकीय मतलब सिंगल सेल्युलर जीव होता है, झीलों में, गर्म झरनों में, खराब रख रखाव वाले स्विमिंग पूल्स के अंतर्गत ये देखने को मिलता है। तो किसी भी स्विमिंग पूल में मुंह उठा के कूद मत जाया करो, ठीक है ना। पहले देखो कि वहां का रख रखाव कैसा है, ठीक है ना। अब रख रखाव कैसे चेक किया जा सकता है सर, है ना, इसकी जानकारी लेना जरूरी हो सकता है। अगर कोई भी स्विमिंग पूल की तलहटी जो है उसमें अपनी बॉडी के ओपनिंग्स, है ना, जैसे कान है, मुंह है, नाक है, इनको अंदर डालने से पहले, मतलब गर्दन को अंदर डालने से पहले जस्ट उसका जो वॉल होता है उसको चेक करो। अगर वह जरूरत से ज्यादा स्लाइमी है, चिकना है, दलदली सी है, उसमें कभी एंटर मत करो। फंगल इन्फेक्शन हो सकता है, अमीबा इन्फेक्शन हो सकता है। कल की तारीख में प्री और मेंस लिखना है, बिना दिमाग के लिख पाओगे क्या? हाँ, समझ लेना, ठीक है। चलो, सो ऐसे एरिया में भी यह हो सकता है, जैसे गर्म ताजे पानी के वातावरण में भी यह पाया जा सकता है। बहुत ही सूक्ष्म जीव में माइक्रोस्कोप से भी इसको देखा जा सकता है। अमीबा नाक के माध्यम से शरीर में प्रवेश करता है और गंभीर मस्तिष्क संक्रमण कर देता है, जिसे प्राथमिक अमीबीय मेनिंगोएन्सेफलाइटिस कहा
जा सकता है। तो कहाँ भाई, ये सीधा दिमाग में जा करके आपके पूरा का पूरा जो है इन्फेक्शन कर देता है। ब्रेन ईटिंग इसको कहा जाता है। जब कोई व्यक्ति तैरता है, गोता लगाता है, धार्मिक अनुष्ठानों के लिए दूषित पानी का प्रयोग करता है, ठीक है ना। अब कई जगह हम जाते हैं एक ही एरिया में, जैसे मैं अभी रिसेंटली त्र्यंबकेश्वर भी गया था, गौतम कुंड बहुत ही पायस कुंड, पर उसका रख रखाव, अब रख रखाव भी कैसे हो, हर रोज वहां पे जो है लाखों लोग आते हैं और उस कुंड के अंदर वो जो है अपना जो भी अस्थि विसर्जन करना हो, नारियल विसर्जन, पुष्प विसर्जन, खुद का भी नहाना हो, एंड दिस ऑल दे आर डूइंग। सो अब भाई कैसे संभव हो पाएगा, मुझे बताओ। बहुत ही मुश्किल है ना सरकार के लिए भी इन सारी चीजों को नियोजित कर पाना, क्योंकि संख्या इतनी ज्यादा हो चुकी है कि ऊंट के मुंह में जीरे बराबर जो है प्रशासन के उपाय लगते हैं हमको। सो ऐसे एरिया में थोड़ा सा समझदारी दिखाएं आप, और जब कोई भी व्यक्ति तैरता है, गोता लगाता है ऐसे या दूषित पानी के अंतर्गत, तो यह इन्फेक्शन नाक के माध्यम से मस्तिष्क तक पहुंच सकता है, और जो तंत्रिकाओं के माध्यम से मस्तिष्क में यह स्थानांतरित होता है और मस्तिष्क के ऊतकों को गंभीर स्वेल कर देता है। और जब ये स्वेलिंग होती है ना, इसी को इंसेफेलाइटिस कहा जाता है ना। अभी मैनिंगो इंसेफेलाइटिस मतलब स्वेलिंग के साथ साथ में इट विल ईट योर ब्रेन ऑल्सो, ठीक है। तो यह एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में संक्रमण नहीं फैलता है, मतलब कोई एक आदमी है उसके अंदर ये कहीं न कहीं नेगेलिया फाउलेरी का इन्फेक्शन है, तो दूसरे में नहीं फैलने वाला है। संक्रमण के 1 सप्ताह के भीतर जो है गंभीर सर दर्द, बुखार, मतली, उल्टी, गर्दन में अकड़न, भ्रम, दौरे, मतिभ्रम इत्यादि होने लगते हैं उसको, है ना। तेजी से यहाँ पे अगर संक्रमण बढ़ा, आदमी कोमा में जाएगा, मर सकता है वो, जीवित रहने की संभावना बहुत ही कम होती है। उपचार क्या है आपके पास में? उपचार के अंदर यहाँ पे कुछ दवाएं हैं, प्रयोगशाला के अंतर्गत कहा जा रहा है कि कुछ दवाएं हैं आपके पास में जिसको मेल्टीफॉसिन कहा जाता है, और इसका सफलता से प्रयोग किया जा सकता है। नगलेरिया फाउलेरी का संक्रमण से बचने की संभावना 97% की दर्ज मृत्यु दर के साथ है। मतलब अगर 100 लोगों को ये इन्फेक्शन होता है तो 97 तो पक्का मौत के घाट, समझ रहे हो। बहुत ही कम है यहाँ पे जीवित रहने की संभावना। तो गंदे पानी मत उतरना, प्रीलिम्स लिखो, मेंस लिखो, 60-70 साल देश की सेवा करो, फिर आराम से निकलो खुशी के साथ, चेहरे पे मुस्कान लेके। हाँ, शुक्र जल पे कुछ रहस्य बताया जा रहा है। देखो ये है शुक्र ग्रह। द ओवरलुक्ड मॉलिक्यूल्स कुड सॉल्व द वीनस वाटर मिस्ट्री। देखिए वीनस जो है आपके पास में बहुत ही सूखा है। क्यों है भैया? क्योंकि ये जो हमारा सन है, सन के सबसे नजदीक जो ग्रह है ना, चार जो एक तो है मार्स, फिर है अर्थ, फिर है वीनस, फिर है मरकरी। तो सूर्य से काफी नजदीक है और तापमान ज्यादा होगा वहां पे, अतएव यहाँ पे वह पृथ्वी से कहा जाता है कि 1 लाख गुना कितना, 1 लाख गुना जो है वो सूखा है आपके पास में, ठीक है ना। और यहाँ पे काफी एबनॉर्मल जो है आपके पास में सूखापन पाया जाता है, ड्राइनेस देखने को मिलती है, बहुत ही शुष्क परिस्थितियां है आपके पास में। बट भारत, जैसे हम पृथ्वी की बात करें तो, पर वहां पे इतना जल या फिर इतनी जो है आपके पास में आर्द्रता कैसे, नमी कैसे, हाउ इट इज वेट। सो कौन सा ऐसा एक्सेप्शन है, इम्प्लीकेशंस हैं कि प्लेनेटरी हैबिटेबिलिटी जो है डिफरेंट है, कि सर यहाँ पे है वीनस और यहाँ पे है अर्थ, इतने से डिफरेंस में जो है इतना परिवर्तन आ गया कि वीनस पृथ्वी से 1 लाख गुना सूखा हो गया। तो ये मिस्ट्री क्या है? क्या है यह मिस्ट्री? जानने की कोशिश करें। चलो आओ जानते हैं दोस्तों आज की इस क्लास में। देखो, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि शुक्र ग्रह जो है आपके पास में एक वक्त हुआ करता था, जो वहां पे इतना पानी था कि 3 किलोमीटर गहरा तो वो पूरा शुक्र ग्रह समुद्र से ही ढका हुआ था आपके पास में। वर्तमान में इतना पानी बचा सकता है कि महासागर मात्र 3 सेंटीमीटर गहरा हो सकता है। मतलब अभी भी यहाँ पे पानी हो सकता है, ये बताया जा रहा है। और इसको पृथ्वी का सिस्टर प्लैनेट भी कहा जाता है, जुड़वा ग्रह भी कहा जाता है, क्योंकि समान आकार और समान प्रकार का है लगभग, है ना। इसका घूर्णन है आपके पास में, परिक्रमण है आपके पास में, इसका आकार है आपके पास में, काफी सारी चीजों में यह अर्थ के जैसा दिखता है। दक्षिणावर्त घूमता है आपके पास में, जबकि अन्य ग्रह सारे वामव्रत दक्षिण जो है दिशा में घूमते। इसे हम सुबह सुबह भोर का तारा भी कहते हैं, शाम का तारा भी कहते हैं। सुबह सुबह आकाश में यह चमकता हुआ नजर आता है। अब जल हानि की व्याख्या के सर, जब हम ये कहते हैं कि एक वक्त था कि पूरा पूरा जो है शुक्र ग्रह के 3 किलोमीटर की गहराई तक समुद्र का पानी, इतना शुक्र ग्रह जो है वो पूरा पूरा का पूरा 3 किलोमीटर इसके चारों तरफ क्या है, पानी ही पानी भरा हुआ था। पर भाई अचानक से क्या हो गया? अमेरिकन रिसर्चर्स क्या कहते हैं आपके पास में कि नेचर एक बहुत ही
प्रतिष्ठित रिसर्च जर्नल है, उसमें एक आर्टिकल रिपोर्ट आई, उसका एक टीम ने निष्कर्ष निकालते हुए कहा कि पिछले 4.5 अरब वर्षों में शुक्र ग्रह के पानी की मात्रा कम हुई है। ठीक है ना, वैज्ञानिकों ने पहले जो भविष्यवाणी की थी उसके बीच के अंतर को यहाँ पे काफी डिफरेंसेस यहाँ पे देखने को मिले। क्या बताया कि क्यों है कठोर कठोर परिस्थितियां यहाँ पे, और इसको एक हेलिश या फिर नारकीय वातावरण भी कहा जाता है। क्यों? CO2 की सांद्रता उच्च है। किसकी सांद्रता, किसकी कॉन्सेंट्रेशन? CO2 की कॉन्सेंट्रेशन उच्च है आपके पास में। ठीक है ना, और एक शक्तिशाली ग्रीन हाउस इफेक्ट है। क्या है ये? ग्रीन हाउस गैस है। इससे क्या होगा? टेम्परेचर बढ़ेगा आपके पास में, और सतह का तापमान जो है पानी के क्वथनांक बॉइलिंग पॉइंट से भी अधिक हो जाता है। 450 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने पर शुक्र ग्रह के वायुमंडल में पानी केवल वाष्प के रूप में मौजूद हो सकता है। तो जो भी टेम्परेचर यहाँ पे बढ़ा 450 डिग्री सेल्सियस के आसपास में, उसके बाद में पानी का क्या हो गया? फ्रॉम वाटर टू वेपर, पानी जो है वेपराइज हो गया, पानी जो है वाष्प में बदल गया। और सूर्य से निकटता के कारण यह हुआ कि वहां गर्मी ज्यादा है, पराबैंगनी विकिरणें ज्यादा है। सूर्य शुक्र का जो आयन मंडल के भीतर पानी के अणुओं को उनके घटक में, जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के परमाणुओं में तोड़ दिया जाता है। जो हाइड्रोजन होता है ना, H2O, तो इतनी गर्मी के कारण क्या हुआ आपके पास में? हाइड्रोजन अलग, ऑक्सीजन अलग। ठीक है, और यहाँ पे कई प्रक्रियाएं होती हैं जिसके फल स्वरूप तापमान, ग्रीन हाउस गैसेस बढ़ती जाती हैं। फलतः फिर तापमान बढ़ता है, फलतः फिर ग्रीन हाउस गैसेस बढ़ती हैं, और वहां पे पानी वाष्पीकृत, या कहीं न कहीं पानी जो है आयन मंडल में आवेशित परमाणुओं के साथ, इलेक्ट्रॉन के साथ रिएक्ट करते हुए उच्च गति करने लगता है, और हाइड्रोजन ऑक्सीजन के परमाणुओं में विघटित हो जाता है। यहाँ पे कहीं न कहीं हाइड्रोडायनामिक एस्केप भी इसको कहा जाता है कि सूर्य की गर्मी के कारण शुक्र के बाहरी वातावरण का विस्तार होता है। जो ये आउटर कहीं न कहीं एटमॉस्फेयर है शुक्र का, वह चारों तरफ फैलने लग जाता है, और जब ये चारों तरफ फैलने लगता है तो हाइड्रोजन गैस जो है वो अंतरिक्ष में भागने में सक्षम है। हमको पता है ना, अंतरिक्ष में है क्या? हाइड्रोजन ही तो है, जल ही तो है। तो लगभग 2.5 अरब वर्ष पहले बाहरी वातावरण जो है पर्याप्त रूप से ठंडा होना शुरू हुआ था, और यहाँ पे गैर थर्मल प्रक्रिया के अंतर्गत इसके माध्यम से पानी की हानि जो है वर्तमान तंत्र पर केंद्रित हो चुकी है, और इस थर्मल नॉन थर्मल प्रोसेसेस के कारण शुक्र से शुरुआत में तो क्या हुआ? जो पानी था वह हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में ब्रेक हुआ, हाइड्रोजन जो है वो बाहर निकल गई सारी की सारी। ठीक है ना, और यहाँ पे जो है शेष ऑक्सीजन के परमाणु हैं वो पानी के अणु बनाने के लिए कम हाइड्रोजन परमाणु उपलब्ध थे, तो ऑक्सीजन हो सकती है आसपास के एरिया में, ये बताया जा रहा है। अब क्या बताया जा रहा है? HCO का पृथक्करण होता है आपके पास में, हाइड्रोडायनेमिक एस्केप होता है आपके पास में। तो इन दो क्या है, एक तो है HCO बताएंगे और हाइड्रोडायनेमिक एस्केप बताएंगे। ठीक है, यह दो बेसिक रीजंस हैं कि आपका शुक्र क्यों जो है इतना ज्यादा शुष्क है। बस बेसिक सी चीज है। स्विट्जरलैंड जो है वह शांति वार्ता का नेतृत्व कर रहा है। किसकी शांति वार्ता? यूक्रेन, पता है ना, लड़ाई चल रही है उधर काफी टाइम से। यूक्रेन एंड स्विट्जरलैंड ऑर्गेनाइज्ड पीस कॉन्फ्रेंस। ठीक है, रशिया के इन्वेजन के 2 साल पश्चात यूक्रेन और स्विट्जरलैंड ने एक शांति वार्ता, एक पीस कॉन्फ्रेंस बुलाई। एक स्पेशल एफर्ट है कि कैसे हम ग्लोबल कंसेंसस लेके आ सकते हैं ऑन द वॉर बाय एनलिस्टिंग दोज हु हैव नॉट जॉइन्ड द वेस्टर्न कोलिशन दस फार। ठीक है ना, वो चाहते क्या है कि इस शांति वार्ता के माध्यम से जो अब लड़ाई किसकी चल रही है पता है तुम्हें? कहीं न कहीं रशिया, और उसके साथ में परोक्ष तरीके से चाइना, और बाकी के पश्चिमी देश जैसे नेटो हैं, यूक्रेन है, USA है, और उसके अन्य सहयोगी देश। तो अब वेस्ट और नॉन वेस्ट कंट्रीज के बीच में जो है एक फाइट चल रही है, और अभी ये पीस कॉन्फ्रेंसेस के माध्यम से लोगों को बुलाएंगे। जैसे भारत ने अभी तक कोई खेमा ज्वाइन नहीं किया, तो भारत के भी लोगों को बुलाएंगे। देखो, ये देखो कितने सारे बच्चों को मार दिया, ये देखो स्कूल हॉस्पिटल्स चला दिए, ये देखो कैसे यहाँ पे ये मिसाइल्स वगैरह, ये देखो ये अटैक वगैरह, ये समझाएंगे। देखो शांति होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, क्या आप शांति वार्ता में हमारे साथ हो या नहीं हो। तो डिप्लोमेटिक तरीके से ये पीस कॉन्फ्रेंस बुलाई जाती है। सपोज नेटो, अभी इनके पास में 50 देश है ऐसे जो यूक्रेन और USA के साथ में है, इसके पास में सपोज 10 देश है। ठीक है ना, तो इस पीस कॉन्फ्रेंस से क्या किया जाएगा? इस 50 देश को 60 देश या 70 देश, मतलब इनकी संख्या बढ़ाई जाए जो इनका समर्थन कर पाए। समझ में आई बात? और कुछ नहीं है ज्यादा, समझो अब क्या है। यूक्रेन और रूस के बीच में 2 वर्षों से संघर्ष चल रहा है। स्विट्जरलैंड में एक शांति वार्ता आयोजित की गई है। ठीक है ना, और ताकि एक निर्णय लिया जा सके फाइनली। स्विट्जरलैंड का प्रयास क्या रहा है आपके पास में कि कैसे युद्ध के ऊपर जो है एक वैश्विक सहमति को व्यापक बनाया जा सके। ठीक है ना, और
पश्चिमी देशों के गठबंधन में जो देश अभी तक शामिल नहीं हुए हैं उन तक मामला जो है क्लियर क्लियर पहुंच सके। भारत की क्या भागीदारी है आपके पास में? भारत को भी तो आमंत्रित किया गया है आपके पास में। भारत को आमंत्रित किया जाना रूस के साथ रणनीतिक साझेदारी, ब्रिक्स और एससीओ समूह के नेतृत्व और ग्लोबल साउथ पर भारत की भूमिका के कारण भी महत्वपूर्ण है कि तो इंडिया को भी इसमें बुलाया जाए। शांति की जो शिखर शांति वार्ता है उसमें जो है इसके कई कई प्रतिभागी हो सकते हैं आपके पास में। ये कहाँ होने वाली है? ल्यूजर्न में आयोजित होगी 15 जून के आसपास में। यूरोपियन यूनियन, नेटो सदस्य, G7 देश, जापान, साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया और अन्य अमेरिका के सहयोगी देश इसमें होंगे। लीड कौन कर रहा है? यूरोपियन यूनियन के और यूरोप का एक देश स्विट्जरलैंड इसमें लीड कर रहा है। रशिया ऑब्वियसली अनुपस्थित होगा शांति वार्ता में, रूस को आमंत्रित नहीं किया गया। भाई तुम मुझसे शांति करना चाहते हो और शांति वार्ता में मुझे ही नहीं बुलाया। मतलब ये तो हुआ कि मांडोली करना चाहते हैं पर जिसके साथ मांडोली करना चाहते हो उससे बात ही नहीं करनी है। मतलब ऐसा नहीं लगता कहीं तुम्हें यूएसए जो है यह अलग ही तरह की एक जेलस गर्लफ्रेंड हुए बैठी है? चलो कोई बात नहीं, आगे समझते हैं। मानवीय संकट के बारे में थोड़ा सा जानकारी प्राप्त करते हैं दोस्तों कि इस संकट के कारण, इस युद्ध के कारण पिछले 2 वर्षों में 10,000 से अधिक लोग मारे गए हैं, 20,000 से अधिक लोग घायल हो चुके हैं और इसके कारण कई सारी जो खाद्य और ऊर्जा बाजारों में जो है प्राइसेस बढ़ चुके हैं। कई सैंक्शंस आर्थिक लगाए गए आपके पास में। यही नहीं, गरीबी भी बढ़ी है। 5% से बढ़कर के यूक्रेन की गरीबी 24% तक हो चुकी है और 7 मिलियन 70 लाख से ज्यादा लोग जो हैं बीपीएल मतलब बिलो पॉवर्टी लाइन, गरीबी रेखा से नीचे जा चुके हैं। वैश्विक कहीं के विश्वास में कमी आए। अब हर आदमी कहीं के इस पूरे ब्लैक सी वाले एरिया में इन्वेस्ट करने से लेकर के या सर्टेनिटी को लेकर के, निश्चितता को लेकर के काफी अनिश्चित परिस्थितियां हैं आपके पास में। ठीक है, दैट्स इट। बाकी सारा बोल बच्चन है, थोड़ा इसको पढ़िएगा। मैंने आपको बना करके दिया क्या क्या चुनौतियां हो सकती हैं। और भाई हाँ, ये 2 तारीख को होने वाला हमारा मॉक टेस्ट है, इसको भूलना मत। ठीक है, इसको रजिस्टर करो अभी जाके, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है हमने। और क्लास की पीडीएफ पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो, इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करो, जगदीश जांगेड़ सर PW। थैंक यू, जय हिंद, सर्वदा शक्तिशाली, गॉड ब्लेस यू ऑल एंड वियर दैट स्माइल ऑन योर फेस। कमेंट करके बताना आज की क्लास कैसी लगी एंड आई विल सी यू वेरी सून इन द लाइव क्लासेस एज वेल। वीडियो की ऑडियो क्वालिटी, आवाज, माइक की कुछ अगर समस्या आपको महसूस हुई हो उसके लिए डेफिनेटली मैं माफी चाहूंगा। बट हाँ, कोशिश करेंगे कि अच्छा लर्निंग एक्सपीरियंस आपके लिए भविष्य में भी लाते रहें। तकनीकी समस्या के लिए खेद है दोस्तों। जय हिंद।